Hi friends, I welcome you all to my channel नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि हर बार मैं नर्सिंग के रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आती हूँ। तो इस बारी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन सीरीज मैं पार्ट्स में बनाऊंगी और पार्ट्स में अपलोड करूंगी। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज इट्स पार्ट 1। तो इस क्वेश्चन सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे कि पीजीआई, एम्स, ईएसआई और स्टेट गवर्नमेंट और अदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पिछले एग्जाम से लिए गए क्वेश्चंस हैं और कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए नए भी होंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा और आपको अपनी इवैल्यूएशन में भी हेल्प मिलेगी। और ये क्वेश्चन सीरीज उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल है जो ईदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएससी और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम्स प्लस इवन इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नर्सिंग ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम्स। सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक डायरेक्टली पहुँच जाएगी। तो लेट्स बिगिन। So today I have come up with a question bank for nursing entrance exams. And in this we will include PGI, AIMS, ESI and other central and state government exams preparation. So the first question is hypodermoclysis is the term that is used for option A is skin biopsy, option B skin grafting, option C subcutaneous infusion या option D subcutaneous implant. So the answer is C, that is subcutaneous infusion. And the rationale for this is actually hypodermoclysis is used where the slow transfusion of solution is needed as compared to IV solution, IV infusion sorry, क्योंकि IV infusion जो है वो a relatively fast process है as compared to hypodermoclysis। तो ये आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको slow infusion करना है। Question number 2, the endotracheal tube should be located option A in the left main stem bronchus, option B in the right main stem bronchus, option C 1 to 2 centimeter above carina and option D at the level of carina. So the answer is C, that is 1 to 2 centimeter above carina. Why? टू अचीव इंट्यूबेशन ऑफ बोथ द लंग्स। सी अगर आप इंट्यूबेशन जो है ईटी की उसको आप कैरिना के लेवल पे करेंगे या लेफ्ट या राइट साइड में करेंगे तो एक ही लंग जो है वो इंट्यूबेट होगा। इन ऑर्डर टू अचीव द इंट्यूबेशन ऑफ बोथ द लंग्स यू हैव टू प्लेस द ईटी 1 to 2 सेंटीमीटर अबव कैरिना। यही रीज़न है कि हम ईटी इंसर्ट करने के बाद इसकी प्लेसमेंट को क्यों चेक करते हैं। Next question is most common cause of blindness in India is option A glaucoma, option B retinal detachment, option C vitamin A deficiency या option D cataract। तो इसका आंसर है D cataract। And you should also know that cataract जो सर्जरी है it is the most common surgical procedure that is done in India। Question number 4. While preparing the patient for paracentesis, the nurse must educate the patient for option A. Maintaining NPO status before the test, option B. Void before the test, option C. Cuffing exercises या D. To take plenty of fluids. So the answer is B, that is void before test। ऐसा क्यों? बिकॉज अ फुल ब्लैडर में गेट इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो अगर पेशेंट का ब्लैडर फुल होगा तो जब आप प्रिक करेंगे तो प्रिक जो है वो ब्लैडर पे लगेगा जिससे ब्लैडर रप्चर हो सकता है और फर्दर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकती हैं। तो इसलिए पैरासेंटेसिस से पहले हमेशा ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एन एपिडेमिक इज when cases occur less than expected frequency, when cases occur more than expected frequency, when cases occur equal to expected frequency और ऑप्शन डी है both B and C। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट कुड बी B। Actually, what is expected frequency? Expected frequency means when cases occur more than last few years। तो पिछले साल से अगर इस साल ज़्यादा केसेस हो रहे हैं किसी भी डिसीज़ के तो उसको आप एपिडेमिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ऑप्शन ए एक्शन इज टेकन प्रायर टू द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स,
Option B, action is taken after the emergence of risk factors. Option C, action is taken to halt the progress of the disease. या D, action is taken to prevent disability. तो इसका आंसर है A, action is taken prior to the emergence of risk factors. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं रिगार्डिंग द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस बिफोर दे आर इवन प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल, to encourage the patient to stop smoking, not to stop smoking, actually to prevent smoking, because this can be a risk factor for cardiovascular diseases. Next question is, which of the following disease is not present in India? Option A, Japanese encephalitis. Option B is Kaizen or forest disease, that is also known as KFD. Option C is Plasmodium falciparum malaria, and option D is yellow fever. So which disease is not present? The answer is D, yellow fever. Actually, the vector for the yellow fever is Aedes mosquito, which is also responsible for dengue in India. But Aedes mosquito is present in India, but yellow fever virus is not present in Aedes mosquito yet. So this is the reason why yellow fever does not exist in India. Next question is, which food is known as a reference protein? Option A is meat, B is milk, C is fish, या D egg. तो इसका करेक्ट आंसर है D, egg. Why? Because NPU stands for net protein utilization. Actually this is a standard जिससे कि हम प्रोटीन की क्वालिटी जो है वो असेस करते हैं. And for egg, NPU is 100, which is maximum among all the given foods. तो जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो NPU यानी कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है, दैट इज फॉर एग, दैट इज 100. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनरल इज नॉन एज टू एज्ड स्वॉर्ड? तो किस मिनरल को हम टू एज्ड स्वॉर्ड जो है वो बोलते हैं? ऑप्शन ए है आयरन, बी इज आयोडीन, सी इज फ्लोरीन, एंड डी इज कैल्शियम. सो द करेक्ट आंसर इज सी, फ्लोरीन. Why? Because both excess and deficiency of fluorine causes various conditions. That's why it is called as two-edged sword. Its normal level is 0.5 to 1 milligram per liter of water. But if it is in excess, it can cause skeletal fluorosis, which is a very crippling disability. And even when it is deficient, it can cause dental caring, which is also known as mottling of enamel. Next is question 10th, that is letharism is caused due to the presence of, option A is sanguinarine, option B aflatoxins, option C BOAA, and option D is alkaloids. So the correct answer is C, BOAA. Friends, the full form of BOAA is beta oxylaminoalanine. This is a toxin which is present in kesri dal. And when this kesri dal is consumed for extended period by the patient, it can cause neuroletharism. So this is due to the presence of BOA, that is BOAA in it. Next question is, the best method to measure goiter prevalence rate in a community is? Option A, neonatal hypothyroidism, option B, iodine level in salt, option C, adult hypothyroidism, या option D, thyroid functional test. So which is the best method according to you? Let's see the answer. It's A, neonatal hypothyroidism. Actually, neonatal hypothyroidism is the best indicator for environmental iodine deficiency, and this is also the best parameter to assess the impact of government programs and schemes to control IDD, that is iodine deficiency disorders. The next question is, egg is deficient in which nutrient? Option A is proteins, B fats, C carbohydrates, or D minerals. The correct answer is C, carbohydrates. All the nutrients are present in egg except carbohydrates and vitamin C. So vitamin C is also absent in egg. Except that, everything is present in egg. Next question is, food fortification stands for, or food fortification means, A, adding bad things to the food, B, adding nutrients to the food, C, assessing nutritive value of the food,
या D, grading system used in the classification of food? So the correct answer is B, adding nutrients to the food. Actually, it is done to increase the nutritive value of food. So basically food fortification का बहुत अच्छा example है. Actually adding vitamin A and vitamin D to dalda is an example of food fortification. Even when we add iodine to the table salt, it is an example of food fortification. So that in that way we are actually increasing the quality of food and the nutritive value of food. You should also know that addition of bad things or additives in the food is called as food adulteration, and it is a crime. Next question is, all the statements for midday meal program are correct except option A, meal should be a supplement to the home diet. Option B, meal should be a substitute to the home diet. Option C, meal should provide 1/3 of total energy. या option D, meal should provide half of the protein need. तो इसमें बाकी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सिर्फ एक गलत है, वो आपने चूज करनी है. सो लेट्स सी विच वन इज इट. इट्स बी, मील शुड बी अ सब्सटीट्यूट टू द होम डाइट. इसका रैशनल है क्योंकि ये जो बाकी की चीज़ें जो करेक्ट हमने लिखी हैं सारी, उनमें से जो सबसे मेन प्रिंसिपल है मिड डे मील प्रोग्राम का, दैट इज टू सप्लीमेंट द होम डाइट एंड नॉट टू सब्सटीट्यूट इट. तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है उसमें लिखा हुआ है दैट मील शुड सब्सटीट्यूट द होम डाइट, विच इज इनकरेक्ट. It should actually supplement the home diet. That is the correct principle. So for more information you can read midday meal program. The next question is, disinfecting action of chlorine is mainly due to option A, hypochlorous acid, option B, hypochlorite acid, option C, hydrochloric acid, या option D, hydrogen ions. So the correct answer is A, hypochlorous acid. The main disinfecting action is due to hypochlorous acid, to the less extent due to hypochlorite ions. जो बाकी की दो चीजें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयंस, दे हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर. क्योंकि जो वाटर कंटामिनेटेड होता है, जिसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन प्रेजेंट होती है, एज वी नो कि जो बैक्टीरियल वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिया. तो बेसिकली जो अमोनिया है दैट इज अल्कलाइन इन नेचर. तो अल्कलाइनिटी को भी रिड्यूस करना होता है जब हमने वाटर को प्योरीफाई करना होता है. तो दैट विल बी डन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयंस. Next question is, sewage is said to be strong if BOD is. Here I want to mention BOD stands for biological oxygen demand. So the options are option A 100 milligram per liter, option B 150 milligram per liter, option C 250 milligram per liter, या option D 300 milligram per liter. So the correct answer is D, 300 milligram per liter. So बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इट इज अमाउंट ऑफ O2 एब्जॉर्ब बाय द सैंपल ऑफ सीवेज. सो अगर एक सैंपल ऑफ सीवेज जो है वो 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस सीवेज को हम बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 17, इंडियाज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑप्शन ए 1.5% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन बी इज 1.2% ऑफ जीडीपी, option C is 2% GDP, या option D 2.5% GDP. So here the correct answer is B, that is 1.2% of GDP. You should also know that GDP is known as gross domestic product. So basically ये gross income होती है जो कंट्री के अंदर ही जनरेट करी जाती है. तो इस टोटल इनकम में से ओनली 1.2% जो है वो इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करती है. Next question is, ASHA covers the population of option A 1 lakh, option B 1000, C 10,000, या D 5,000. So the correct answer is 1000, B. तो इसका rational, you should also know that ASHA is also known as accredited social health activist. This is its full form. और ये एक main component है NRHM की, NRHM जो कि 2005 में launch हुआ था. Question number 19, the immunoglobulin that can be vertically transmitted is option A IgM, option B IgG, option C IgA, या option D IgD. So the correct answer is B, IgG. Actually vertical transmission is also known as transplacental transmission. That means the mother is transmitting
something to the baby, that is called as vertical transmission. और ये जो IgG है, this is the only immunoglobulin that can cross the placenta because this is smallest in size among all the immunoglobulins. Question number 20. This is today's last question. So this is like AFP surveillance is mainly conducted for option A GB syndrome, B neuritis, C transverse myelitis या D polio. So the correct answer is D polio. Actually, acute flaccid paralysis surveillance is conducted mainly in adolescent population, usually people who are less than 15 years of age. So poliomyelitis is its major etiology, although it is being done for all the other things that are being mentioned there. But it is mainly done for polio. So friends, this is all for today, and in our upcoming video I'll be coming with the part 2 and so on. So stay tuned, please subscribe my channel so that you can get more videos like this, and please evaluate yourself also after completing this question series, and just wait for the another one. I'll be soon coming with another series. Thank you so much. Take care.